तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीइंग अ लेमैन जानेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में कि फिक्स डिपॉजिट होता क्या है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो सब चीज़ें जो भी रिलेटेड है विद द फिक्स डिपॉजिट विल बी कवर्ड इन द वीडियो। एंड साथ ही साथ फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी जानेंगे। सो फिक्स डिपॉजिट के केस में जो आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो बैंक के पास आप जमा करवाते हैं एंड वो अमाउंट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए फिक्स्ड रहता है, यानी कि फिक्स पीरियड के लिए उसे लॉक किया जाता है एंड उस टाइम पीरियड के बाद आपको एक फिक्स्ड मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। बट ये जो फिक्स्ड मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है दैट इज सब्जेक्ट टू द डिडक्शन ऑफ द टीडीएस, दैट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो उसके बारे में फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन अब के लिए अब आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आप एक अमाउंट को फिक्स्ड करवा देते हैं, लॉक करवा देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एंड आपको पता रहता है कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इतना अमाउंट इतने टाइम के बाद मिलेगा। सो एक आम आदमी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको पता होगा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट उसको इतने समय के बाद मिलने वाला है, जिसके हिसाब से वो आने वाले खर्चों के लिए अपनी रूटीन सेट कर सकता है। इसके अलावा जो फिक्स डिपॉजिट है ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम है, क्योंकि आपको पहले से ही पता रहता है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से इतने समय के बाद मुझे इतना पैसा मिलने वाला है। एंड क्योंकि ये स्कीम बहुत ज़्यादा सेफ है, सो जितना ज़्यादा कोई भी स्कीम सेफ होती है उतनी ज़्यादा वहां पर आपको गेन भी कम मिलता है। सो लो रिस्क इज इक्वल टू लो गेन। तो एज कंपेयर टू द अदर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आपको फिक्स डिपॉजिट के केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम मिलता है। एंड फर्दर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर मिलता है दैट वेरीज, यानी कि आप एक एफडीआर को 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए फिक्स करवा सकते हैं। एक जो अमाउंट है उसे 7 दिन से लेकर, यानी कि जो एफडीआर होगी कम से कम वो 7 दिन के लिए होगी, फिक्स डिपॉजिट होगा वो 7 दिन का होगा एंड मैक्सिमम ये 10 साल का हो सकता है। तो 7 डेज के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिफरेंट होगा एंड इसी तरह से जो 1 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिफरेंट होगा। तो यहां पर स्लैब्स बनाए जाते हैं, ये बैंक टू बैंक डिफर करते हैं एंड इनके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिफर होता है। लाइकवाइज हो सकता है कि 7 डेज के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 4.50% हो एंड हो सकता है कि 1 साल के लिए जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर मिल रहा है दैट इज 6.75%। बट दैट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक एंड टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहते हैं। सो यहां पर फिक्स डिपॉजिट के केस में जो मिनिमम अमाउंट रहता है वो रहता है 1000 रुपीज का, यानी कि आपने कोई भी फिक्स डिपॉजिट करवाना है तो वहां पर जो कम से कम अमाउंट आपको जमा करवाना होगा दैट विल बी ₹1000। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि आप मैक्सिमम अमाउंट कितना भी जमा करवा सकते हैं। एंड टाइम पीरियड का हमने ऑलरेडी देख लिया है, यानी कि मिनिमम जो टाइम पीरियड रहेगा वो 7 दिन का रहेगा एंड मैक्सिमम टाइम पीरियड जो रहेगा दैट विल बी ऑफ 10 ईयर्स, वो 10 साल का रहेगा। अब सीनियर सिटीजन्स के लिए एफडी स्कीम में क्या बेनिफिट है? तो सीनियर सिटीजन्स को, यानी कि जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है, उनको एफडी के केस में इंटरेस्ट बेनिफिट मिलता है। इंटरेस्ट जो बेनिफिट है ये 0.5% से लेकर 1% तक का हो सकता है, यानी कि जहां पर अगर नॉर्मल सिटीजन को एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो 6% मिल रहा है, तो वहीं पर जो सीनियर सिटीजन है सेम उसको पीरियड के लिए, सेम स्लैब के लिए जो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा दैट कुड रेंज फ्रॉम 6.50% टू 7%, यानी कि वो 6.5% से लेकर 7% तक हो सकता है, जबकि जो पर्सन सीनियर सिटीजन नहीं है वहां पर उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसके अलावा अगर फिक्स डिपॉजिट के केस में देखें तो आपको और जो फैसिलिटी मिलती है दैट इज रिगार्डिंग द नॉमिनेशन फैसिलिटी। तो जब भी आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाएं तो ध्यान रखिए कि आप उसमें इस नॉमिनेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि अगर कोई अनहोनी होती भी है तो उसके केस में जो आपके लीगल हेयर है उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसी तरह से अगर आपने एक अमाउंट को फिक्स करवा लिया, लाइकवाइज हो सकता है कि आपने पर्सन ए यहां पर गया फिक्स डिपॉजिट करवाने एंड इसने 2 साल के लिए अपनी एफडी जो थी इसे फिक्स करवा लिया, यानी कि ₹1 लाख की इसने एफडी करवाई एंड 1 लाख की जो ये एफडी थी इसने इसको 2 साल के टाइम के लिए फिक्स कर दिया। अब यहां पर हो सकता है कि पर्सन ए को इन बिटवीन पैसों की जरूरत पड़ जाए, यानी कि अभी 2 साल का टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ है एंड पैसे की जरूरत पड़ गई है। तो यहां पर फिक्स डिपॉजिट के केस में प्री मेच्योर विड्रॉल का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल रहता है, यानी कि कुछ एक पेनल्टी को पे करते हुए, कुछ एक पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, वो पेनल्टी पे करते हुए आप अपना प्री मेच्योर विड्रॉल ले सकते हैं, यानी कि समय से पहले भी आप
फिक्स डिपॉजिट को विड्रॉल करवा सकते हैं। तो ये तो पहली ऑप्शन होगी कि आप प्री मेच्योर विड्रॉल करा सकते हैं। दूसरी जो ऑप्शन यहां पर आपके पास अवेलेबल रहती है कि आप इसी एफडी को सिक्योरिटी रखते हुए, इसी अपने एफडी को सिक्योरिटी रखते हुए बैंक से डिमांड लोन ले सकते हैं या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी ले सकते हैं। डिमांड लोन के केस में आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाता है, जैसा कि हमने यहां पर 1 लाख का अमाउंट कहा है, तो 90% तक का जो जनरली लोन है वो यहां पर मिल जाता है, यानी कि 90,000 का आप सीधा यहां पर लोन ले सकते हैं। जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का मतलब रहता है जो भी आपके अकाउंट में, एफडी अकाउंट में जो भी इस समय का बैलेंस रहेगा। मान लीजिए कि 1 साल के बाद आपने प्री मेच्योर विड्रॉल करवाना था, तो उस समय पर आपके अकाउंट में बैलेंस 1 लाख ना होकर उस समय में बैलेंस था 1,05,000, तो 1,05,000 का 90% जो है आपको लोन मिल सकता है वहां पर, यानी कि जो 90,000 से लगभग कुछ ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो उस अमाउंट का आप यहां पर लोन ले सकते हैं। डिमांड लोन के केस में एक टर्म लोन की तरह ये रहता है, यानी कि जिसका जो टाइम पीरियड रहेगा मैक्सिमम वो एफडी की मैच्योरिटी के जितना ही रहेगा, एंड यहां पर आप सिर्फ एक बार ही अमाउंट को डिसबर्स करवा सकते हैं, डिसबर्समेंट अपने अकाउंट में ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट के केस में आप अमाउंट को जितनी बार भी एक रनिंग अकाउंट की तरह उसमें जमा करवा सकते हैं, निकाल सकते हैं, यानी कि एक लिमिट की तरह यहां पर ओडी के केस में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट सूटेड ऑप्शन कौन सी है। तो मेरे हिसाब से जब भी आपको प्री मेच्योर विड्रॉल करवाना है एंड आपको आधे से ज्यादा जो एफडी का अकाउंट ओपन किए हो चुका है, तो वहां पर आप प्री मेच्योर विड्रॉल ना करवाते हुए डिमांड लोन या फिर ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी है उसे लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट जो फैसिलिटी है दैट इज रिगार्डिंग द एफडीआर ट्रांसफर विद इन अ बैंक, यानी कि एक ही बैंक के बीच में डिफरेंट शाखाओं में आप एफडी अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। लाइकवाइज XYZ बैंक में आपका अकाउंट है एंड इसकी एक ब्रांच है दिल्ली में एंड दूसरी ब्रांच है यहां पर इसकी मुंबई में, एंड आपका जो एफडीआर अकाउंट है वो चल रहा है दिल्ली में, लेकिन अब आप शिफ्ट हो गए हैं मुंबई में, तो अब आप यहां पर XYZ बैंक की ही दूसरी ब्रांच में अपना एफडीआर अकाउंट भी शिफ्ट करवा सकते हैं। तो फोर्थ जो यहां पर बेनिफिट है उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज अ लोन और ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट द एफडीआर। तो ये जो लोन या फिर ओडी अगेंस्ट एफडीआर मिलती है आपको, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम चार्ज किया जाता है, यानी कि अगर आपको एफडीआर के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है 6%, तो अगर आप टर्म लोन, यहां पर डिमांड लोन या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हैं, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इस लोन के ऊपर चार्ज किया जाएगा दैट वुड बी रेंजिंग फ्रॉम, जितना एफडीआर के ऊपर रेट आपको मिल रहा है यानी कि 6% प्लस 0.5% से लेकर 2% तक का जो इंटरेस्ट है फर्दर आगे आपसे चार्ज किया जा सकता है, एंड ये जो परसेंटेज है ये भी बैंक टू बैंक वेरी करती है। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट के केस में आप टैक्स बेनिफिट्स भी ले सकते हैं अंडर द सेक्शन 80C। अंडर द सेक्शन 80C आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो जहां पर आप टैक्स सेवर एफडी ओपन करवाते हैं वहां पर आपको 5 साल के लिए अपना एफडी जो है उसे लॉक इन करना पड़ता है, यानी कि 5 साल के लिए आप इस एफडी को प्री मैच्योर नहीं करवा पाएंगे, एंड वहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है 80C के अंडर वहां पर 1,50,000 तक इसे शो कर सकते हैं एंड टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान में रखने वाली है कि पहले साल आपने 1 लाख की एफडी करवाई, टैक्स सेवर एफडी करवाई, ठीक है, तो आपने इसे 1 लाख को यहां पर बेनिफिट ले लिया 80C के अंडर। 80C सेक्शन जो है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके अंडर आपने इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट ले लिया यहां पर 1 लाख रुपीज का। लेकिन सेकेंड ईयर में जो आपका इंटरेस्ट पड़ेगा, इवन फर्स्ट ईयर में भी जो आपका एफडी का इंटरेस्ट पड़ा होगा, इस एफडी के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा आपको, एंड फर्दर जो सब्सिक्वेंट ईयर्स हैं, आने वाले 5 साल तक जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा। तो शुरू में हमने बात की थी कि आपको फिक्स्ड डिपॉजिट के केस में एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद एक फिक्स्ड मैच्योरिटी मिलती है, लेकिन साथ में मैंने शब्द इस्तेमाल किए थे सब्जेक्ट टू टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो टीडीएस बेसिकली वो अमाउंट है जो बैंक डिडक्ट करता है जो आपको इंटरेस्ट पे किया गया है। तो यहां पर कुछ एक इंटरेस्ट की लिमिट सेट की गई है। लाइकवाइज अगर आपका जो ब्याज है जो आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 40,000 से कम मिला है, जो आपको इंटरेस्ट यहां पर बैंक की तरफ से आपकी एफडीआर के ऊपर मिला है, एग्रीगेट इंटरेस्ट कहने का मतलब है जितनी भी आपकी एफडीआर हैं उनके ऊपर मिलाकर टोटल जो आपका ब्याज है वो 40,000 से कम है,
तो वहां पर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपका ये अमाउंट जो है इंटरेस्ट का, अगर आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ये 40,000 या फिर उससे ज्यादा है, तो उसके केस में जो टीडीएस है इस अमाउंट के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। एंड ये जो टीडीएस की दर रहेगी यहां पर, डेट विल बी 7.5%, वो 7.5% की रहेगी अगर आपने पैन कार्ड सबमिट करवाया हुआ है, आप पैन कार्ड होल्डर हैं एंड आपने बैंक के पास पैन कार्ड जमा करवाया हुआ है। लेकिन अगर आपने पैन कार्ड यहां पर जमा नहीं करवाया हुआ, तो उस केस में जो टीडीएस डिडक्ट होगा डेट विल बी 20%। यानी कि अगर आप इस थ्रेशहोल्ड को कवर करते हैं, इससे ज्यादा है 40,000 या उससे ज्यादा आपका इंटरेस्ट बन रहा है एफडीआर के ऊपर, तो उसके केस में जो यहां पर टीडीएस डिडक्ट होगा वो 20% की रेट पर डिडक्ट होगा अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 या उससे ज्यादा है एंड आपने पैन कार्ड जमा नहीं करवाया, नॉन पैन कार्ड है, होल्डर है एंड आपने बैंक के पास पैन कार्ड यहां पे जमा नहीं करवाया। अब बात आती है कि आपकी जो सालाना आमदन है वो टैक्स के दायरे में नहीं आती है, तो आप उस केस में अपना टीडीएस कट होने से कैसे बचाएं। तो वहां पर आपको 15G या फिर 15H जो फॉर्म है उन्हें फर्निश करना होगा। अगर आपकी जो टोटल इनकम है, टोटल आपकी जो इनकम है सभी सोर्सेज से, एफडी का इंटरेस्ट मिलाते हुए बाकी सभी सोर्सेज से जो भी इनकम आ रही है उन सभी को मिलाते हुए टैक्सेबल नहीं है, यानी कि टैक्स के दायरे में नहीं आती है, तो उसके केस में अगर आपकी जो उम्र है वो 60 साल तक है, अप टू 60 ईयर्स तक है, तो 15G फॉर्म जमा करवाना होगा। अगर 60 साल से ज्यादा है यानी कि आप सीनियर सिटीजन हैं, तो उसके केस में आपको 15H फॉर्म यहां पर फर्निश करना होगा, बैंक के पास आपको डिक्लेरेशन देनी होगी एंड साथ में पैन कार्ड जमा करवाना होगा। तो फिर इस फॉर्म के साथ फर्निश करते हुए आपको पैन कार्ड अपना सबमिट करवाना होगा, ताकि आपका जो टीडीएस है, चाहे वो इंटरेस्ट आपका 40,000 से ज्यादा भी है, तो भी आपका जो टैक्स है वो डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिगार्डिंग द फिक्स्ड डिपॉजिट वर्सेस द रेकरिंग डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट के केस में आप एक फिक्स्ड अमाउंट शुरू में ही जमा करवा देते हैं, जितने समय के लिए आप इस अमाउंट को जमा करवाते हैं उतने समय के लिए आपको इस अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो मिलता रहता है। लेकिन रेकरिंग का मतलब क्या रहता है, जब आप किसी चीज को रिपीट करते हैं, लाइकवाइज आपका कोई आगे जाकर गोल है, आपने बेटी की शादी करवानी है या फिर आपने कोई एक्सेसरी परचेज करनी है, तो उसके लिए आप कुछ एक पैसे साइड पर निकाल कर रखना चाह रहे हैं, जमा करना चाह रहे हैं, तो वहां पर आप मंथली बेसिस पर आप कुछ ना कुछ जो पैसे हैं यहां पर जमा करवाने हैं, यानी कि हर मंथ आप कुछ ना कुछ पैसे यहां पर जमा करवा रहे हैं। रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर भी डिफरेंट स्कीम्स रहती हैं, जिनके बेसिस पर जो अमाउंट है वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। तो ये मेजर डिफरेंस रहता है किसके बीच में, फिक्स्ड डिपॉजिट के बीच में एंड रेकरिंग डिपॉजिट के बीच में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या हम जो पैसा बैंक में जमा करवाते हैं क्या वो सिक्योर्ड है। जैसे पीछे पीएमसी बैंक का इशू रहा, उसके बाद येस बैंक का इशू रहा, तो क्या जो पैसा हम बैंक में जमा करवा रहे हैं वो सिक्योर्ड है। तो इसका आंसर है कि एक बैंक में 5 लाख रुपए तक की जो भी राशि आप जमा करवाते हैं अंडर द फिक्स्ड डिपॉजिट, अंडर द रेकरिंग डिपॉजिट, तो 5 लाख तक की जो आपकी टोटल राशि है वो यहां पर सिक्योर्ड है। इसके लिए यहां पर गारंटी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, ये डिपॉजिट गारंटी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां पर पर्सन ए ने बैंक XYZ में अपने जो डिपॉजिट हैं वो जमा करवाए हैं, बैंक XYZ में डिपॉजिट जमा करवाए हैं, यहां पर इसने एक एफडी करवाई है 3 लाख की, 3 लाख की एक एफडी करवाई है, एक इसकी रेकरिंग डिपॉजिट चल रही है यहां पर 3 लाख की, तो यहां पर इसका अमाउंट सिक्योर्ड कितना होगा, यहां पर इसका अमाउंट सिक्योर्ड कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख तक का। कहने का मतलब है कि अगर ये बैंक दिवालिया होता है तो उसके केस में सिर्फ और सिर्फ 5 लाख तक का इसका जो डिपॉजिट है वो सिक्योर्ड है, उसकी गारंटी है कि इसको वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, उसके ऊपर का पैसे की कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर वही पर्सन ए ने ही यहां पर किसी और बैंक में भी पैसे जमा करवाए, लाइकवाइज इसने ABC बैंक में भी पैसे जमा करवाए हैं, वहां पर भी इसकी 10 लाख की एक एफडी चल रही है,
तो टोटल सिक्योर्ड अमाउंट कितना होगा? 5 लाख यहां पर सिक्योर्ड रहेगा एंड 5 लाख यहां पर सिक्योर्ड रहेगा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द फिक्स्ड डिपॉजिट्स। सो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, ताकि जो भी आपके नियर वन एंड डियर वन है उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अगर किसी तरह की क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें, हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।